बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने कल आपको ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं आपकी जो स्टडी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑनलाइन मोड में लेके आना चाहता हूँ। द रीज़न इज़ कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन कर चुके हैं, तो हमारा जो कोर्स है वो बहुत पीछे है। तो मैं इस चीज़ को इंश्योर करना चाहता हूँ कि हम जब हम फिज़िकल क्लास में वापस आएँ अपने स्कूल की, तो उसमें हम अपने कोर्स से हल्का-फुल्का टच होके आएँ। तो मेरा जो इस चीज़ का पर्पस था वो ये था कि मैं आपको ऑनलाइन लर्निंग की तरफ लेके आऊँ। आप इस लेक्चर को सुनें और अपनी बुक से जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे उसको इस ऑनलाइन लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर से सुन भी सकते हैं। तो जहाँ हमने अपनी क्लास को स्टॉप किया था, फिज़िक्स की क्लास को, मैं उसी कोर्स को उसी जगह से दोबारा शुरू करने लगा हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी आपसे, तो उस स्क्रीन से आपको पता चल जाएगा कि हमने अपनी जो कोर्स है वो कहाँ स्टॉप किया था। तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई विल शेयर माई स्क्रीन। सो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, और इसमें ये चीज़ें जो आपके पास हैं, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। अ, इससे पिछला जो टॉपिक है वो वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, इस टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये जो टॉपिक है ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था क्लास में, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो अभी मैं इस चीज़ को व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी कर लिया है। तो इसके साथ मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल भी करवाए थे, एग्ज़ाम्पल 10.1, और मैंने आपको कहा था कि आप घर से करके आइएगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। और इसके बाद जो चीज़ हमने आज करनी है वो है वेव मोशन। वेव मोशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वेव मोशन बेसिकली है क्या। तो ये कोई इतना हार्डकोर टॉपिक नहीं है जो आज हमारे सामने 10.3। ये सिंपल जस्ट लर्निंग है जो आपने करनी है। कुछ मीनिंग्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस पैराग्राफ को पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको कि ये कहता क्या है। वेव मोशन, ये आज हमने पढ़ना है। वेव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। एक बात मैं आपको ये भी यहाँ क्लियर करता चलूँ, इससे पिछला जो टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये मैंने आपको करवा दिया था। तो ये आपने अच्छे तरीके से किया भी हुआ है। तो मैं हल्का फुल्का टच दोबारा भी दे देता हूँ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो मोशन होती है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि एक बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करना, अपनी मोशन को दोहराना, यानी द रेपिटेशन ऑफ अ बॉडी about its mean position, यानी the repetition of motion of a body about its mean position। तो उस मोशन को हम क्या कॉल करते हैं, एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉल करते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा आइडियल लेवल पे जाके देखें, आइडियल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगती लगती हो। यानी अगर हम इस चीज़ को देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो मैंने बॉल एंड बाउल सिस्टम आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा। ये बॉल एंड बाउल, और इस तरह ये सिंपल पेंडुलम में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें एक बॉल को या किसी इनिशियल हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे जाके छोड़ते हैं, तो वो बॉल क्या करती है, मूव करती है। अनलेस क्या बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना भी लगाएं, वो मूव करती रहेगी, लेकिन शुरू में आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस चीज़ में डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपको एक आइडियल सिस्टम दिया गया है, और उस सिस्टम के ऊपर आपको कोई फोर्स नहीं लगा रहे, और वो सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा। कर उस पे अगर आप कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे तो वो आइडियल सिस्टम है। लेकिन हमारे पास तो आइडियल सिस्टम की कंडीशन नहीं है ना। लेकिन अगर हमारे पास जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास कोई मीडियम आ जाए, और जैसे बॉल एंड बाउल सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, तो वो तो हमारा आइडियल सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स देनी पड़ती है।
तो इस चीज़ को अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, तो अगर आप देखें, मैं एक सेकेंड आपको इस चीज़ को हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह होता है। कि ये देखिए, बॉल एंड बाउल सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था कि ये आपके पास एक बॉल है और इस बॉल को आप किसी मैक्सिमम हाइट पे लेके जाते हैं, इस हाइट पे, और यहाँ से आप इसको छोड़ते हैं। अब आप छोड़ दिया, अब आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई, लेकिन ये क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, और एक वक्त आएगा कि ये अपनी मोशन को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। यही बेसिकली क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन एक आइडियल सिस्टम में ये चीज़ नहीं होती। याद रखिए, ये जो वर्ड है आइडियल सिस्टम, इस कंडीशन में ये बात नहीं होती। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली क्या है कि इसमें आपके पास ये जो बॉल रुकती है, ये बॉल आपने मैक्सिमम हाइट पे लेके ला के छोड़ा है और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रुक जाती है। तो ये किस वजह से रुकती है, ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स होती है। अनलेस कि आपका हाथ नहीं है, लेकिन बाहर से कोई एयर की फ्रिक्शन होती है, या कोई इस बॉडी का जो अंदर वाला इनर स्ट्रक्चर है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस बॉल को फोर्स करेगा कि ये बॉल क्या कर दे, रुक जाए। तो ये चीज जो है ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की जो ऑसिलेशन है वो क्या कर जाती है, एट द एंड स्टॉप कर जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर हम इस चीज को देखें इस केस में, वेव की कंडीशन में, तो वेव में भी बेसिकली यही होती है कि वेव जो है आपके पास, ये भी एक रैपिड मैक्सिमम हाइट पे जाएगी एक वेव, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हाइट है वो क्या करती रहेगी, यानी आपके पास ये जो हाइट है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि ये ग्राउंड लेवल पे चली जाएगी। यानी ये देखें, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट पे, इससे नीचे और आ गई है, इससे नीचे और आ गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी, और ये एट द एंड कहाँ चली जाएगी, ये ग्राउंड लेवल पे चली जाएगी। और ये ग्राउंड लेवल बेसिकली क्या है, ये क्या है, ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जो इसकी मोशन को क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहा है, रिड्यूस करके एक वक्त आएगा कि इसको बिल्कुल ही खत्म कर देगा। तो ये बेसिकली क्या है आपके पास, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो ये मैंने आपको हल्का फुल्का टच दे दिया है। नेक्स्ट आपने पढ़ना है जो है, वो आज हमने टॉपिक पढ़ना था, वो वेव मोशन था। तो वेव मोशन जो है वो बेसिकली बहुत सिंपल है, ये आपने पढ़ लेना। ये एक्टिविटी 1 और 2 ये आप घर में भी कर सकते हैं कि आप अपनी रस्सी लें, उसके एक सिरे से आप उसको हिलाएं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वेव प्रोड्यूस होंगी। सिमिलरली अगर आप एक टब लें पानी का, तो उसमें आप अगर पेंसिल उसके सेंटर में डिप करें, तो आप देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द लहरें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ये वेव है। तो आप वेव को हर जगह डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अनलेस कि आपके पास कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो। तो आप अगर एक तालाब में भी खड़े हैं, तो आप तालाब में भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, ये आपके पास अगर एक नदी है, इसमें ये पानी बह रहा है, और अगर आप बाहर से एक स्टोन फेंकते हैं इसके अंदर, तो स्टोन इसमें बेसिकली जब आप फेंकेंगे तो इसमें अंदर क्या पैदा हो जाएंगी, लहरें पैदा हो जाएंगी। ये जो लहरें हैं ये बेसिकली किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, ये स्टोन की वजह से। लेकिन मीडियम आपका क्या है, ये पानी है, वाटर, ये आपका क्या है, मीडियम। तो मीडियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मीडियम क्या है। मीडियम से मुराद मैकेनिक्स, मैकेनिकल वर्क, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा आपके पास जो एक बॉक्स कह लें, एक कुछ कुछ ऐसा सिस्टम कह लें, जो वेव्स को पैदा करने में मदद करता हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये भी आपने क्या करनी है, याद रखनी कि जो आपके पास है मीडियम वो क्या है। तो ये अभी मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि मीडियम क्या है, ये एक ऐसा बॉक्स, ऐसा आपके पास कोई सिस्टम जो वेव को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी अगर आप बाहर से कुछ सोर्स दें तो ये आपने याद रखनी है बात कि ये बेसिकली क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है वेव मोशन। तो सॉरी, ये वेव मोशन यही चीज़ है कि आपने इसको जो मैंने आपको बताया, रूप जो रस्सी है, ये जो आपकी पेंसिल है, या इसी तरह आपके पास जो स्टोन है जो आप पानी में फेंकते हैं, ये बेसिकली क्या पैदा करती हैं, ये वेव पैदा करती है, और वेव ही बेसिकली क्या आपके पास वेव मोशन है, राइट। और नेक्स्ट आपने जो आपके पास है वो डेफिनेशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये जो डेफिनेशन है, दिस इज नोन एज अ डेफिनेशन, और ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, वेव की ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर आपको हर लेवल पे काम आएगी कि ये डेफिनेशन है क्या। तो ये क्या है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which cause a particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। जरा समझिए ये क्या है, मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको समझे तो ये क्या, ये आपके पास है मीडियम, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई मीडियम है, और इसमें ये आप क्या लें, नदी क्या लें, उसमें पानी बह रहा है, और बाहर से आप पत्थर फेंकते हैं। तो ये आपके पास क्या है कि ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, ये पानी, ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और अगला पार्टिकल अगले पार्टिकल डिस्टर्ब करेगा। इस तरह ढेरों पार्टिकल्स एक दूसरे की मोशन को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है, एक लहर पैदा हो जाती है, और उस लहर को हम क्या नाम देते हैं, वेव कहते हैं। वेव इज अ डिस्टर्बेंस, यानी अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ें, अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस, यानी आप क्या करते हैं उसको, उसके अंदर कुछ ना कुछ खलल पैदा करते हैं मीडियम के अंदर। ये जो मीडियम है, दिस इज नोन एज अ मीडियम। मीडियम के अंदर अगर आप पैदा क्या करते हैं, खलल पैदा करते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। यानी ये जो मीडियम है, ये जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं, ये अपनी अपनी ही जगह पे आगे पीछे हरकत करना शुरू कर देंगे। यानी आप यानी टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे हरकत। तो ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, ये बेसिकली क्या है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अपने सेंटर के गिर्द। यानी ये आपका कोई एक पार्टिकल है, ये उसका सेंटर है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया ये सेंटर है, इस सेंटर के ये इर्द गिर्द क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। और ये जो टाइम लेगा, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 5 मिनट बाद आएगा और 2 मिनट नहीं। अगर 2 सेकंड में हो रहा है तो हर जो मोशन है वो 2 सेकंड बाद क्या होगी, रिपीट होगी, 1 सेकंड बाद रिपीट होगी। तो ये आपने चीज अच्छे तरीके से याद रखनी है कि ये बेसिकली क्या है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ वेव्स। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स, यानी अगर आप उसको कैटेगरीज में डिवाइड करें, टाइप्स तो अगर आप इसको क्या लें या कैटेगरीज क्या लें, तो आप इसको अगर देखें तो ये बेसिकली क्या है आपके पास, देयर इज टू टू टाइप्स। आपके पास जो नंबर 1 है आपके पास, वो मैकेनिकल वेव्स है। यानी अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपके पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स। और सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यानी ये आपके पास जो है ये मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बेसिकली क्या होती हैं, ये आपने सीखना है। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये क्या है आपके पास, मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने से पहले आपको मीडियम के बारे में बताना चाहिए, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। मीडियम क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी आपको अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दे दिया। तो इस चीज़ को समझने की अभी आपने मीडियम अगर सीख लिया है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सीखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, यानी ऐसी वेव जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए, यानी अपने आप में उनको पैदा होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, तो उस वेव को हम क्या क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव्स। यानी अगर आपने किसी वेव को पैदा करना है तो उसके लिए अगर आपको मीडियम की जरूरत है, तो जो वेव वहां से पैदा होगी उस वेव को हम क्या नाम देंगे, मैकेनिकल वेव। लेकिन अगर आपके पास कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको प्रोपगेशन के लिए, यानी उनके पैदा होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने के लिए या मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो आप उसको क्या क्या, क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप उसके प्रोडक्शन से हटके, यानी उसके पैदा होने का नाम ना भी लें, तो प्रोपागेशन को आप अगर अच्छे तरीके से समझे तो ये बेसिकली क्या है, उसको वेव को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए, यानी अगर आपके पास ये एक पार्टिकल्स मीडियम है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक मीडियम है, तो इसकी वेव्स, आप अगर बाहर से पत्थर फेंकते हैं तो इसके अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, तो ये वेव्स बेसिकली प्रोपागेट हो रही हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही हैं, मूव हो रही हैं, हरकत कर रही हैं और फैल रही हैं।
तो इनके इस फैलाव के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़नी है, और उस मीडियम को हम क्या नाम दे देते हैं, नदी कह लें, वाटर कह लें। तो ये बेसिकली मीडियम है। तो इस वेव्स को जो पैदा होती हैं वाटर के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है। एग्जांपल इसकी क्या है, मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव। साउंड वेव बेसिकली क्या, अगर आवाज पैदा करनी है तो उसके लिए आपको किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़नी है ना, जैसे आपको बॉक्स, जैसे हम डब्बे वगैरह कहते हैं, और आप एम्पलीफायर कह लें या जो भी है, तो उसके लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो बेसिकली मीडियम ही है जो आपके पास साउंड सिस्टम होता है। इसके बाद आपके पास स्ट्रिंग और स्प्रिंग के साथ जो वेव्स पैदा होती हैं, लहरें, जैसे आपके पास जो गिटार होती है, तो वो बेसिकली उसके अंदर भी लहरें ही पैदा होती हैं। तो ये जो कि आवाज का बायस बनती है बाद में। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली वो वेव्स होती है जिनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। यानी अगर आप इसको देखिए, इसको समझें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली क्या है, यानी ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेशन के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उस वेव को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मिसाल के तौर पे रेडियो वेव्स। जैसे आपके पास जो टेलीविजन है या आपके पास जो रेडियो है, वो आपकी आवाज उसमें से निकल रही है, लेकिन लहरें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही हैं, लेकिन दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, देयर नो सर्टेन मीडियम। इसी तरह टेलीविजन है, इसी तरह एक्सरेज है, हीट है। यानी अगर आप हीट एक मीडियम से निकलती है तो वो इर्द गिर्द फैल जाती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके मीडियम को मूव होने के लिए कोई सर्टेन मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह लाइट वेव्स है, जिस तरह आपके पास जो बल्ब से लाइट निकलती है तो वो हर जगह फैल जाती है। तो क्या आप लाइट को पकड़ पकड़ के लेके जाती हैं हर कमरे में कि आप इधर स्टे करें, इधर स्टे करें? नो, वो हर जगह फैल जाती है, क्योंकि उसे मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी प्रोपगेशन के लिए। राइट? तो ये आपने समझना है, ठीक है ना। दो टाइप, जो दो कैटेगरीज में आप इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। नंबर वन मैकेनिकल वेव्स, और सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है, नंबर वन आपके पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स, और सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, यानी जो अगर अब अभी आपने ऊपर पढ़ी हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपगेशन के लिए, वो क्या होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ, मैकेनिकल वेव में बी क्लासिफाइड एज अ लॉन्गिट्यूडिनल आर ट्रांसफर वेव्स। यानी ये यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स हैं। तो आपने याद रखना है, देयर इज टू टाइप्स, यानी there is a two types, there is two types किसकी, मैकेनिकल वेव्स की। नंबर वन आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और नंबर टू आपके पास क्या है, ट्रांसफर वेव्स। ये आपने डेफिनेशन लिखनी, मैं अगर अभी आपको बताता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी placed on a smooth floor or a long bench। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, इसको अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो ये आप काफ़ी हद तक इसको ओवरकम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको जो कि स्प्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं। यानी एक ऐसी वेव जो कि जिसको आप एक स्मूथ फर्श के ऊपर रखें और आप एक स्प्रिंग को खींचें और उसके अंदर जो लहरें पैदा होंगी, उन लहरों का हम बेसिकली क्या नाम देंगे, उन लहरों का हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो ये अगर आपने याद किया लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स, तो इस चीज़ को अगर हम आगे फर्दर लेके चलें, मैं एक सेकेंड इस सारे को रिमूव कर लूँ तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है 1 सेकेंड, ओके। सो हम यहाँ से पढ़ रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच, फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड टू अदर एंड इनटू योर हैंड।
यानी ये सिंपल है कि अगर आप एक हिस्से को फिक्स कर लें और दूसरे हिस्से को आप क्या करें, अपने हाथ से क्या कर दें, सपोर्ट दें, तो उसके अंदर जो मीडियम आपके हाथ में है उसमें अंदर जो वेव पैदा होगी वो उस वेव का हम क्या नाम देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। सिंपल है, जैसे आप अपने एक स्प्रिंग को खींचते हैं, तो इस स्प्रिंग को अगर आप खींचें तो इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा होता है। इस कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को भी आपने समझना, ये क्या होता है, अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। अगर आप एक स्प्रिंग को खींचे और फिर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बेसिकली खींच रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी इसी डिस्टर्बेंस को आप फिर आगे फर्दर किस क्या कॉल करते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। लेकिन अगर आपके पास जो एक स्लिंकी है उसकी तरफ अगर आपके वेव के पार्टिकल वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, सच वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन। यानी आपके पास जो कंप्रेशन है उसमें क्या होता है कि आपके जो वेव के पार्टिकल्स है वो अलोंग द स्लिंकी क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर ऑल्टरनेटिंग विद रीजन और कॉल्ड रेयरफैक्शन। यानी अगर आपके कुछ हिस्सों में आपके पास क्या हो जाता है, वेव की जो प्रोडक्शन है वो गहरी हो जाती है, और कुछ हिस्सों पे आपके पास जो स्प्रिंग है या वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, यानी काफी हद तक वो क्या हो जाता है, एक स्ट्रेच हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग क्या है, कंप्रेशन, और आपके पास जो है वो सॉरी रेयरफैक्शन, और जहाँ पे वो लूप बनते हैं उस लूप को क्या नाम देते हैं, रेयरफैक्शन का नाम देते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप कॉल करें तो ये क्या है, longitudinal in longitudinal wave the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave। यानी longitudinal waves में जो particles होती हैं मीडियम के, वो move back and forth यानी आगे और पीछे हरकत करती है along the direction of propagation of wave, यानी जिस तरफ वेव क्या हो रही, पैदा हो रही है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सॉरी ट्रांसफर वेव्स। हाँ, ट्रांसफर वेव्स क्या, इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल और मीडियम इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यानी आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह मूव करते हैं कि उनकी जो हरकत है वो 90 के एंगल बना रही होती है। यानी उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्रस्ट और ट्रफ बना रहे होते हैं। यानी अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखें तो ये उसकी एक पिक्चर बनी हुई है आपके सामने। यानी ये पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये बेसिकली किसको शो कर रही है, ट्रांसफर वेव्स को शो कर रही है। यानी अगर आप वेव रूप के साथ जो आपके पास वेव पैदा होती है, या एक अगर एक हाथ से आप रस्सी को उछालें तो उसके अंदर जो वेव पैदा होती है वो बेसिकली क्या होती है, ट्रांसफर वेव होती है, क्योंकि उसके अंदर जो एंगल बन रहा होता है वो 90 का होता है। यानी उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एंगल कौन सा बना रहे होते हैं, 90 का एंगल। नेक्स्ट आपके पास है वेव कैरियर ऑफ एनर्जी। यानी वेव कैरियर ऑफ एनर्जी का मतलब यही है कि आप कोई भी काम करते हैं किसी मीडियम के ऊपर, तो वो बेसिकली आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर आप अपने रूप को एक एंड से पकड़ के हिलाएं तो आप बेसिकली क्या करें, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वर्क का मतलब यह है कि आप उसको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है वो बेसिकली किसकी फॉर्म में आ जाती है, वेव की फॉर्म में। तो वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी का मतलब यही हो क्या कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, यानी अगर आप एक स्ट्रिंग को, एक रस्सी को ये तो आप अप्स एंड डाउन मूव करते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, बेसिकली वेव ही पैदा करते हैं। तो ये वेव किस किस क्या सूरत इख्तियार कर लेती है, वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग, यानी अगर आप अपने हाथ से एनर्जी उसको देते हैं, मस्कुलर अपने मसल्स की एनर्जी string. As a result, a set of wave can be seen traveling along the string. The vibrating force from the hand disturb the particles of the string and set them in the motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string. Energy is thus transferred from one place to medium to the other in the form of wave. ये सारा पैराग्राफ जो है ना वो आपने पढ़ लेना है कि वेव एज एनर्जी ऑफ जो कैरियर ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि आप जो काम मीडियम के ऊपर करते हैं वो जो वेव उसके अंदर आप प्रोड्यूस करते हैं, वो जो वेव है वो किस चीज को कैरी करती है, वो आप ही की एनर्जी को कैरी करती है जो आपने उसके ऊपर काम किया है। दिस इज नोन एज अ वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अच्छा, इसको आपने अगर समझना है तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको। सो एक बार मैं आपको ये करता चलूँ कि हमने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि अगर एक बॉडी मूव करती है तो इसका मतलब है कि वो फासला तय कर रही है। तो अगर वो फासला तय कर रही है तो वो कुछ से कुछ टाइम भी ले ले रही है, वक्त भी ले रही है। तो अगर आप इसको डिफाइन करें तो वो हम क्या कहते हैं, उसको फिर वेलोसिटी का नाम देते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के लिहाज से तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है, राइट। यानी अगर आपके पास ये है वेलोसिटी की डेफिनेशन प्रॉपर, राइट, यानी डिस्प्लेसमेंट का वक्त के लिहाज से तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। इन दी सेम फॉर्म अगर आप रूप को हिलाते हैं तो उसके अंदर लहरें प्रोड्यूस होती हैं और लहरें रुकती नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं? मूव करती है। ये लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है? एक फिक्स एंड है, यानी अगर आप हाथ है तो आप रस्सी को हिलाते हैं, ये रूप समझ लें, ये रूप है, रस्सी है, तो इसका बजाते हैं तो इसके अंदर ये लहरें पैदा हो रही है, ट्रांसफर वेव पैदा। तो ये देखिए, ये रुकी नहीं है, ये एक जगह से मूव करती हैं और मूव करती रहती है। ये जो मूवमेंट है ये भी बेसिकली क्या है? ये भी फासला ही तय हो रहा है ना, दिस इज नोन एज अ फासला। तो फासला का तब वक्त के लिहाज से तब्दील हो जाना है। ज़ाहिरी बात है, अगर ये मूव करी तो किसी टाइम के अंदर मूव कर रही है, और अब ये जो टाइम के अंदर मूव करती है तो वेव के पास फासला तय करने का मतलब है वेव के पास फ्रीक्वेंसी है, राइट। यानी वेव के पास वेवलेंथ है और उसके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ क्या है? ये भी आप दो वेव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज अ वेवलेंथ। यानी आपके पास ये एक वेव है, तो इसके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या कहलाता है? इसकी वेवलेंथ कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है? ट्रफ। यानी मैक्सिमम पार्ट जो है वेव का वो क्या कहलाता है? ऊपर वाला हिस्सा वो क्रस्ट कहलाता है, और मैक्सिमम जो नीचे वाला हिस्सा डाउनवर्ड वो क्या कहलाता है? ट्रफ कहलाता है। तो ये आपने पीछे शायद मैंने नहीं बताया, तो अभी आप देख लीजिए। तो ये बेसिकली वेवलेंथ है। तो अगर आप डिस्टेंस की जगह यानी आप वेलोसिटी की डेफिनेशन को ही लें तो डी की जगह अब आप क्या रिप्लेस कर दें? लैम्डा। क्योंकि दो वेव्स के दरमियान जो फासला है वो एक वेव के दरमियान वाला जो फासला वो क्या कहलाता है? दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? फासला कहलाता है। तो ये डिस्टेंस को क्या आपने किससे रिप्लेस कर दिया? लैम्डा से। और अब ये किस में मूव हो रहा है? सर्टेन टाइम के अंदर। तो ये चीज क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्टेन टाइम के ऊपर मूव कर रही है, और इसको हम क्या देते हैं? v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। बट द टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिक जो टाइम पीरियड टी है वो रेसिप्रोकल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक वेव जो है वो एक सेकंड में कितनी पास हो रही है एक सर्टेन मीडियम से। तो इसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या है? ये एक सर्टेन मीडियम के अंदर से जो वेव्स पैदा हो रही हैं वो एक सेकंड में कितनी सर्टेन मीडियम से पास हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या है कि उस वेव को एक सर्टेन मीडियम से पास होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? उलट होता है। ये भी आपने बात याद रखनी है, राइट। और आखिर में आपके पास जो है वो रिलेशनशिप जो बनता है, अगर आप इसको देखें तो ये किस तरह आया? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इस चीज को अगर अब आपने लास्ट पे समझना है ये किस तरह आया। अगर आप टाइम की जगह ये 1/f रिप्लेस करें, यानी मैंने अभी आपको बताया था ना कि v इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। यानी अब आपने डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर दिया? वेवलेंथ से। यानी एक वेव के क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान वाला, यानी दो क्रस्ट के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। तो टाइम वेवलेंथ ओवर टाइम बेसिकली क्या है? ये वेलोसिटी है वेव की, जो जिस वेलोसिटी से वेव मूव करती है। तो अब आपको टाइम जो लेगी वो कैपिटल टी लेगी। अब टाइम की जगह आपने क्या पुट करना है? यानी 1/f, यानी ये जो टाइम है इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है? अब ये 1/f प्रोड्यूस कर देना है, सॉरी लगा देना है। तो अब आप जरा देखिए यहाँ लगाएं टी की जगह 1/f, तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 1/f। ये 1/f, ये f ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये जो रिलेशन है
ये किस तरह बना ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है और इसको आपने पढ़ना है कि ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा क्या है। ये मैं आपसे पूछूंगा क्लास में आके, अभी मैं बता भी देता हूँ ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा क्या है, इसका क्या मतलब है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का मतलब है कि ये वो वेलोसिटी है कि जिसके साथ एक वेव मूव करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव की जो वेलोसिटी है वो किस तरह कैलकुलेट होती है, कि अगर एक वेव मूव करे तो आपको चेक करना हो कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास क्या होगा, ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, राइट। ये हमने याद रखना है। और इसके साथ एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी आपने करना है कि वो आपसे पूछ रहा है कि एक वेव की स्पीड कितनी होगी। आ वेव मूव ऑन अ स्लिंकी, यानी एक स्लिंकी के ऊपर आपके पास एक वेव मूव करी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ भी दी हुई है। आप इसकी स्पीड मूव करनी है, आपने सिंपल उसकी वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना फार्मूले के अंदर, आप उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मैं आपको रिपल टैंक के बारे में बताऊंगा। इस चीज़ को आपने पढ़ना है। कोई सवाल हो किसी किस्म का भी, कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी हो तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और ये आपने अच्छे तरीके से सारा आर्टिकल्स पढ़ने हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये क्विक क्विज मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ, ये अभी आपने देखना है। ये एक सवाल है छोटा सा, वो कहता है डू मैकेनिकल वेव पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस, यानी ये आपके पास एक खला है, ये एम्प्टी स्पेस है, खला। ठीक है ना। कहता है क्या मैकेनिकल वेव इसमें से पास कर सकती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको पास आउट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एम्प्टी स्पेस तो कोई मीडियम ना हुआ, इसके अंदर तो कोई मीडियम नहीं है ना, तो इसका मतलब है नो, नो मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट बी पास थ्रू वैक्यूम, राइट, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, सारे को पढ़ना है जहाँ तक मैंने करवाया है। मैं ये चाह रहा था बेसिकली कि आप जब कमिंग बैक आए वापस क्लास में, तो आप इसको इंश्योर करें कि हमने कुछ ना कुछ हल्का फुल्का टच हो के आए हैं, ये ना हो कि हम बिल्कुल ही ब्लैंक पेज की तरह वापस आए, राइट। तो आप इसको कीजिएगा। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे दोबारा आगाज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।